आज मैं आपको एक ऐसे प्रेमी जोड़े की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने प्यार के बदले की आग में मौतों का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसने पुलिस के साथ साथ पूरे मैसूर को हिलाकर रख दिया। बेंगलोर से महज 142 किलोमीटर की दूरी पर है ऐतिहासिक शहर मैसूर, जो अपने आईटी हब, चंदन और रोजवुड की लकड़ी से बने आर्टिफैक्ट्स के लिए बेहद मशहूर है। लेकिन 8 जून 2022 को मैसूर किसी और वजह से सुर्खियों में आया। जी हाँ, मैं सुनाऊंगा आपको पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है फैज और आप देख रहे हैं इन टू दी अननोन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक बिना रुके यूं ही पहुंचती रहें। 8 जून 2022, ये वो दिन था जब मैसूर से 45 किलोमीटर दूर मान्या टाउन में एक शख्स बेबी कैनाल के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र अचानक ही पास ही मौजूद झाड़ियों पर पड़ती है, और जब वो नज़दीक जाकर देखता है तो जो नज़ारा उसकी आंखों के सामने था, यकीन मानिएगा, उस नज़ारे को देखकर उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उस शख्स ने ऐसा क्या देख लिया जो उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई? तो यकीन मानिएगा, जो अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, उसको सुनकर आप भी यही उम्मीद करेंगे कि ऐसी कोई भी चीज़ आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने को ना मिले, जो आपके लिए एक बुरा सपना साबित हो। उस शख्स ने उन झाड़ियों में एक लाश देखी थी, और वो भी कोई ऐसी-वैसी लाश नहीं, बल्कि एक अधकटी लाश। उस लाश का कमर के ऊपर का हिस्सा था ही नहीं, सिर्फ़ कमर के नीचे का हिस्सा पैरों सहित मौजूद था। अब आप खुद सोचिए, ऐसा नज़ारा अगर आपकी या मेरी आँखों के सामने हो, तो हम क्या करेंगे? ज़ाहिर-सी बात है, हम बौखला जाएँगे। वो शख्स भी इसी तरह बौखला गया था, और इसी बौखलाहट में उसने तुरंत पुलिस को कॉल कर दी। और जब पुलिस ने घटना का पूरा डिस्क्रिप्शन सुना, तो पुलिस भी बिना देरी किए वहाँ पर आ गई। और जब वो नज़ारा पुलिस ने देखा, तो यकीन मानिएगा, पुलिस भी उस नज़ारे को देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। पुलिस ने बिना देरी किए बेबी लेक कैनाल के आस-पास का एरिया बहुत अच्छे से सर्च किया, लेकिन पुलिस को ना तो कोई मर्डर पेपर मिला और ना ही कोई ऐसा सबूत मिला जो इस केस को आगे लीड कर सके। लेकिन लाश को देखकर इतना ज़रूर साफ था कि ये किसी औरत की लाश है, और यहाँ पर कातिल ने एक छोटी-सी गलती कर दी थी। उसने इस लाश के ऊपर एक पीले कलर की स्कर्ट छोड़ दी थी, और यही स्कर्ट अब इस केस को अंत में इसके अंजाम तक ले जाने वाली थी। लेकिन कहते हैं ना कि दिल्ली अभी दूर है, अभी पुलिस को इस केस में बहुत सारे पापड़ बेलने थे। पुलिस ने पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पहले पहल पोस्टमार्टम से 3 बातें पता चली। पहली, कि ये जो भी औरत या लड़की थी, इसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच थी, और दूसरी कि इसकी बॉडी में बहुत ही हेवी मात्रा में नशे की डोसेज मिली थी, जिससे ये साबित होता था कि या तो इस औरत ने मरने से पहले नशा किया था, या फिर इसको कातिल ने नशा दिया था और उसके बाद इसकी हत्या की गई थी। और तीसरी और सबसे अहम, कि ये औरत या लड़की सेक्सुअली एक्टिव भी थी। यानी कि या तो ये औरत शादीशुदा थी, या फिर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में थी। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में लिव इन रिलेशनशिप इस तरह कॉमन नहीं है। भले ही अकॉर्डिंग टू लॉ अब ये बिल्कुल लीगल है, लेकिन फिर भी आम हिंदुस्तानियों के बीच जो लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है, वो इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। तो पुलिस ने भी पहले-पहले यही सोचा कि ये औरत या लड़की, ये जो भी है, ये शायद शादीशुदा ही होगी, और इसी के बिना पर पुलिस ने अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाना शुरू की। लेकिन इससे पहले पुलिस को कोई भी क्लू मिलता, उससे पहले ही पुलिस को एक और लाश मिलने की खबर मिलती है। ये दूसरी लाश बेबेले कैनाल से 25 किलोमीटर दूर बसे आराकेरा गांव के पास सीडीएस कैनाल से मिलती है। जैसा कि दोनों ही लाशों के मिलने वाली जगहों पर 25 किलोमीटर का फासला था, तो जाहिर सी बात थी, ये दोनों ही केसेस अलग-अलग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आते थे। इसलिए बेबेले कैनाल वाली पुलिस को लगा कि हो सकता है कातिल लाश के ऊपर का हिस्सा सीडीएस कैनाल के पास फेंक गया हो। इसी की उम्मीद में पुलिस सीडीएस कैनाल जाती है, और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये किसी और औरत की लाश है, और इसको भी सेम मोडस ऑपरेंडी से मारा गया है। तो पुलिस इस लाश को अपने कब्जे में लेती है और इसको भी पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम में इसमें भी 3 अहम बातें सामने आती हैं, कि जिसकी लाश थी उसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच है, यह एक औरत है, और इसको नशे की बहुत ही हेवी डोज़ दी गई थी, और तीसरी, कि ये भी सेक्सुअली एक्टिव थी। क्योंकि अब ये केस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया था, तो पुलिस ने जाँच को आगे बढ़ाने के लिए 9 टीमें बनाई, जिनमें 45 पुलिस वाले जाँच में शामिल किए गए। और अब इन सब पुलिस वालों ने मिलकर 25 से 30 उम्र के बीच की गुमशुदा औरतों की जानकारियाँ निकालनी शुरू की। और अब सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, बल्कि आस-पास के राज्यों में भी तफ्तीश पुरजोर तरीके से की जा रही थी। इस तफ्तीश में 1116 गुमशुदा औरतों के बारे में पता चला। जी हाँ, 1116 गुमशुदा औरतों के बारे में। अब पुलिस को इन 1116 गुमशुदा औरतों में से उन 2 औरतों को ढूँढ कर निकालना था जिनका अभी-अभी कत्ल हुआ था। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था। इसी दौरान पुलिस ने 10,000 से ज़्यादा पैम्फलेट छपवाए, और इन्हें हर जगह बाँटा गया, इस आस में कि कहीं से कोई कड़ी हाथ लग जाए जिससे ब्लाइंड मर्डर सॉल्व हो सके। लेकिन इसी बीच 2 महीने गुजर गए और पुलिस के पास इन औरतों की पहचान तक नहीं थी। लेकिन एक लंबी कोशिश के बाद पुलिस को चमराजनगर से एक गुमशुदा औरत की जानकारी हाथ लगी। जब पुलिस वहां पहुंची तो उस गुमशुदा औरत के परिवार वालों ने पुलिस को उस औरत की कुछ तस्वीरें दिखाई। इनमें से एक तस्वीर में उस औरत ने वही कपड़े पहन रखे थे जो बेबेले कैनाल के पास मिली डेड बॉडी पर थे, और इस औरत का नाम था सिदम्मा। अब इससे पुलिस को ये तो यकीन हो गया कि ये वही औरत है जिसकी लाश उन्हें बेबीले कैनाल के पास मिली थी। और इसमें भी पुलिस को एक इंटरेस्टिंग बात पता चली कि सिदम्मा एक सेक्स वर्कर थी।
और वो वहीं के एक रेड लाइट एरिया में काम किया करती थी। तो पुलिस को लगा कि शायद हो सकता है कि कोई सनकी सीरियल किलर सिर्फ सेक्स वर्कर्स को ही टारगेट कर रहा हो। इसलिए पुलिस ने सिदम्मा के मोबाइल का सीडीआर निकलवाया, जिसमें यह सामने आया कि सिदम्मा 8 जून से कुछ रोज पहले ही मैसूर से मांड्या पहुंची थी। याद रखिएगा, मांड्या वो जगह है जहां पर पुलिस को पहली लाश मिली थी। पुलिस ने सीडीआर की बारीकी से जांच की और पाया कि सिदम्मा बहुत सारे लोगों से रोजाना बात किया करती थी और आखिरी बार उसकी जिस शख्स से बात हुई थी उसका नाम था टी सिंगलिप्पा। ये टी सिंगलिप्पा 35 साल का एक आदमी था जो मैसूर की ही एक फैब्रिकेशन फर्म में मजदूरी किया करता था। पुलिस को लगा कि हो ना हो सिंगलिप्पा का सिदम्मा के मर्डर में कोई ना कोई रोल जरूर है, इसलिए पुलिस ने सिंगलिप्पा को उठा लिया और उससे पूछताछ शुरू की। लेकिन सिंगलिप्पा इतना ज्यादा चालाक था कि वो पुलिस की पूछताछ में टूट ही नहीं रहा था, बार बार पुलिस को घुमाया जा रहा था। पुलिस की बहुत मशक्कत के बाद सिंगलिप्पा टूटा और उसने पुलिस को पूरी कहानी बताई। सिंगलिप्पा अपने परिवार के साथ गांव में रहा करता था। वो नौकरी करने के लिए मैसूर आया था और फैक्ट्री में दूसरे मजदूरों के साथ उसको रेड लाइट एरिया में जाने की लत लग गई थी। वहीं पर उसकी मुलाकात हुई थी चंद्रकला से, जो उस रेड लाइट एरिया की एक प्रोस्टिट्यूट थी। पहले तो इन दोनों के बीच सिर्फ फिजिकल रिलेशन ही बनते थे, लेकिन चंद्रकला में कोई बात थी जो बार बार सिंगलिप्पा को सिर्फ उसी की तरफ खींचती थी। और सिंगलिप्पा भी चंद्रकला के प्रति काफी अच्छा व्यवहार रखता था। वो चंद्रकला के प्रति काफी नरम रवैया रखता था। सिंगलिप्पा को चंद्रकला पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से वो उसके पास रोजाने जाने लगा। धीरे धीरे सिंगलिप्पा का अटैचमेंट चंद्रकला के साथ बढ़ने लगा और अल्टीमेटली सिंगलिप्पा को चंद्रकला से प्यार हो गया। धीरे धीरे दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी के बारे में एक दूसरे के साथ खुलने लगे। वो घंटों तक एक दूसरे से सिर्फ बातें करते रहते, जैसे कि उन दोनों को वक्त का ख्याल ही नहीं रहता था। कुछ दिनों के बाद चंद्रकला ने सिंगलिप्पा को बताया कि वो शुरू से ही ऐसी नहीं थी। वो एक बेहद गरीब परिवार से थी और उसकी इसी गरीबी का फायदा उठाकर कुछ लोग इसको इस जिन्स फरोशी के धंधे में लेकर आ गए थे। इस दरमियान सिंगलिप्पा को चंद्रकला से इस कदर अटैचमेंट हो गया था कि उसने उन सब लोगों से बदला लेने की ठान ली थी जो चंद्रकला की इस हालत के जिम्मेदार थे। फिर सिंगलिप्पा ने इस पूरे केस का सबसे भयानक पहलू पुलिस के सामने रखा। सिंगलिप्पा ने बताया कि चंद्रकला और उसने 7 लोगों की एक लिस्ट तैयार की थी जिनसे उन दोनों को बदला लेना था। उसने ये भी बताया कि उसने 2 नहीं बल्कि 3 औरतों की हत्याएं की हैं। इन 2 हत्याओं से पहले उसने एक और औरत को बेंगलुरु में मारा था। अब आगे की कहानी काफी ज्यादा ग्रुसम होने वाली है, इसलिए जो लोग इसको नहीं सुनना चाहते वो प्लीज वीडियो को यहीं पर ड्रॉप कर दें। उसने बताया कि चंद्रकला ने 5 जून को चमराजनगर की सिदम्मा और होस दुर्गा की पार्वती को अपने किराए के घर पे मेहता गली में मिलने के लिए बुलाया। उस दिन चंद्रकला, सिदम्मा और पार्वती मैसूर के ही लोकल मार्केट में घूमे और वहां पर उन्होंने कुछ कैजुअली खरीदारी करी और नॉर्मली घूम फिर कर खाना वगैरह खाया। वो दिन पहले के दिनों की तरह ही सिदम्मा और पार्वती के लिए बिल्कुल नॉर्मल सही था, क्योंकि वो तीनों पहले भी ऐसे ही घूम फिर कर एंजॉय किया करते थे, इसलिए किसी को भी कोई डाउट होने का मतलब ही नहीं था। लेकिन सिदम्मा और पार्वती को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अब आगे उनके साथ जो होने वाला है वो पूरे मैसूर को हिलाकर रख देगा। अगले दिन रात में चंद्रकला ने उन दोनों को खाना ऑफर किया और चंद्रकला ने बड़ी ही चालाकी से उन दोनों के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। खाना खाने के बाद जब वो दोनों बेहोश हो गए तो सिंगलिप्पा और चंद्रकला ने दोनों को गला दबाया और तब तक गला दबाया जब तक उन दोनों की जान नहीं। लेकिन सिंगलिप्पा और चंद्रकला के अंदर इतना ज्यादा रेज भरा था कि उन दोनों को गला घोटकर मारने के बावजूद भी उन्हें इसका घिनौना उनके साथ कुछ करना था। इसलिए सिंगलिप्पा नारियल तोड़ने वाला चॉपर बाहर से लेकर आया और सिंगलिप्पा ने बड़ी ही बेरहमी से सिदम्मा और पार्वती के सर उनके धड़ से अलग कर दिए। आप खुद सोचिए, उनके प्यार में बसी नफरत की आग ने उनसे अब 3 कत्ल करवा दिए थे। अब ये कत्ल तो उन्होंने कर दिए थे, लेकिन अब सवाल था बॉडीज को ठिकाने लगाने का। तो सिंगलिप्पा ने दोनों की बॉडीज के कमर के ऊपर के पूरे हिस्से को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और थैलियों में उन कटे हुए टुकड़ों को जगह जगह पर फेंक दिया। लेकिन सिंगलिप्पा से धड़ से नीचे का हिस्सा नहीं कटा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कमर से नीचे के हिस्से में काफी ज्यादा मसल डेंसिटी होती है, जिसको काटना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होता है। इसलिए एक बॉडी को उन्होंने बेबी लेग कनाल के पास डंप कर दिया और दूसरी बॉडी को उन्होंने सीडीएस कनाल के पास फेंक दिया। सिंगलिप्पा और चंद्रकला को लगा कि अब उन्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन हालातों को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ जिस्म पर एक कपड़े ने पुलिस को उन तक पहुंचा दिया था। और पूछताछ में सिंगलिप्पा ने पुलिस को बताया कि वो 3 नहीं बल्कि 7 मर्डर करना चाहता था, जिसमें 5 औरतें और 2 आदमी शामिल थे। और अब आगे जो मैं आपको बताऊंगा उसको सुनकर तो सच में आपको यकीन ही नहीं होगा। उसने बताया कि अगला कत्ल वो अपनी ही गर्लफ्रेंड चंद्रकला का उसी दिन करने वाला था, लेकिन अफसोस उससे पहले ही पुलिस ने उसको धर दबोचा। जब चंद्रकला ने यह बात जानी तो चंद्रकला को तो यकीन ही नहीं हुआ कि जिस शख्स से वो इतनी ज्यादा मोहब्बत करती थी और जो शख्स खुद सामने से उससे इतनी ज्यादा मोहब्बत करने का दावा करता था और जिस शख्स ने उसके लिए इतने सारे लोगों को मार दिया था, अब वो अगला कत्ल अपनी ही मोहब्बत का करना चाहता। सिंगलिप्पा ने बताया कि वो एक परफेक्ट टाइम को अंजाम देना चाहता था और अगर पुलिस किसी तरह चंद्रकला तक कड़ी से कड़ी मिलाकर पहुंच जाती तो सिंगलिप्पा का पूरा काला चिट्टा ही खुल जाता और वो ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देना चाहता था। इसलिए सिंगलिप्पा अपनी ही महबूबा को रास्ते से हटा देना चाहता था। सोचिए ना कितनी ज्यादा कमाल की बात है।
कि जिस मोहब्बत की खातिर उसने इस कत्ल की सीरीज़ को शुरू किया था, अब वो अपनी इसी मोहब्बत का कत्ल कर देना चाहता था। अभी फ़िलहाल दोनों का ट्रायल चल रहा है, अब आगे उन्हें क्या सज़ा होती है, इसकी खबर मिलते ही मैं आपको अपडेट दे दूँगा। इसी के साथ आज का ये केस यहीं पर ख़त्म होता है। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नए केस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी विजिलेंट।